अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग और आप तमाम तर लोगों की खिदमत में आदाब है। आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा, मैं हूँ आपके साथ मदीहा नकवी। एडी तुसी उर्दू दान हाँ तो मैं अपना नाम भूल गया, अशफाक के साथ सत्ती वहाँ देख के मैंने पढ़ा, मैंने कहा यार ये सुबह सुबह ऐसी उर्दू आदाब तस्लीमात आगे से नहीं है। भाई अच्छी उर्दू हाँ। अच्छी बात है, मेरे ख्याल से हम सबको आहिस्ता आहिस्ता सीखनी चाहिए सत्ती, बिल्कुल ऐसा बहुत अच्छी क्योंकि हमें अभी भी यही है कि हमने अंग्रेजी सीखनी है। हाँ। उर्दू नहीं हम अपनी अच्छी कर रहे हैं, बिल्कुल करने की जरूरत है भाई। मतलब कौमी हमने कराया कौमी था, जुबान है हमारी। उर्दू का कत्ल किसने किया था? हमने करा बिल्कुल करा। जोक्स अपार्ट, बट हमें अपनी उर्दू लैंग्वेज पे अच्छा एम्फसाइज करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है। प्लीज़ जरा मेरे कान से जरा शोर कम कर दें, तो क्योंकि मुझे समझ में नहीं आ रही कि हम लोग क्या बात कर रहे हैं। अच्छा, कल की तकरीब, थैंक यू सो मच। अच्छा, कल की जो तकरीब थी PSL सीजन 7 की ओपनिंग की, आपकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और आपको कल की तकरीब कैसे लगी? पिछली जो मैं देख चुका हूँ तो उसके बाद इतना मैंने सोचा नहीं उस बारे में। अच्छा, हालांकि शाहिद भाई ने ये कहा था कि ये जो तकरीब होती है ये टीवी के नाजरीन के लिए होती है। हाँ। तो उस वक्त सारे टीवी के नाजरीन बिलाशुबा कहीं और मसरूफ होंगे, और मुझे लग रहा था ये जो तकरीब हुई है ये नाज़रीन के लिए जो स्टेडियम में मौजूद है, क्योंकि मैंने इतनी ऊंची आवाज कर दी कि मैं एंजॉय कर सकूं सही तरीके से। लेकिन खैर अब इस तकरीब के हवाले से जरूर बात मैंने करेंगे। बाद में देखी, लेकिन उस वक्त आई मिस्ड इट हाँ। एंड आई वाज ग्लैड दैट आई डिड। बट यू लाइक्ड इट, नो? Did you? I liked Such- the match. such- I liked the match, but I अच्छा, you liked the मतलब ठीक match. है, मुझे वही मैं आपसे कह रही हूँ ना, जैसे गाना भी जो है वो मुझे कराची आहिस्ता किंग्स को आहिस्ता शिकस्त हो गई एंड यू लाइक द मैच। अरे बाबा, इतना मैच इतना अच्छा खेले, इतना अच्छा स्टार्ट किया उन लोगों ने। रिजवान इसलिए पसंद किया था आपको, it was इसलिए बाबर हमने आपको पसंद किया था कि वो हार आप गए। हमारी टीम के साथ मुकाबले में ऐसी परफॉर्मेंस रिजवान हमारी टीम में नहीं है, नहीं है रिजवान ना, सामने वाली इसीलिए टीम तो है। क्रिटिसाइज कर रहा हूँ। टफ टाइम देगा तो अच्छा खेलेंगे ना हमारे बॉयज भी, हमें भी तो भाई सामने खेलेंगे तगड़े बॉयज की जरूरत है। इंशाल्लाह जो है वो देखें, आमिर नहीं था, मतलब काफी इम्पैक्ट पड़ता है टीम की, जो एक पूरा लाइनअप होता है। आज पेशावर ज़ल्मी और आज कोयटा ग्लैडिएटर्स का है, उनमें से भी एक वहाब रियाज ने, इसमें लाला भी नहीं है कि उनको कोविड हुआ हुआ है। सो भाई प्लीज़ 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 आप तमाम तो लोग अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, बिकॉज कोविड साथ साथ चल रहा है। गेट योरसेल्फ वैक्सीनेटेड, जितनी वैक्सीन और बूस्टर्स लगवाएंगे उतना ही आपके अंदर ज़्यादा इम्यूनिटी होगी, आप फाइट कर सकेंगे। एंड मुझे खुशी हो रही थी, मैं वहाब रियाज को भी देख रही थी, मलाला को भी देख रही थी, तो मैं कहती थी बिकॉज दे आर प्रॉपरली वैक्सीनेटेड, उनको बूस्टर्स लगे हुए, तो जब वो बात करते अच्छा लग रहा था कि जल्दी ठीक हो जाएंगे। टॉप स्टोरीज। पाकिस्तान सुपर लीग का मेला कराची में सज गया, रंगों रोशनियों की बहार, नेशनल स्टेडियम जगमगा उठा। क्रिकेट की तारीख की दस्तावेजी फिल्म की शक्ल में पैराग्लाइडर्स की 5000 फुट बुलंदी से स्टेडियम आमद। PSL में आज दूसरे रोज क्वेटा ग्लैडिएटर्स और पेशावर ज़ल्मी में टाकरा होगा। इवेंट के पहले मैच में दिफाई चैंपियन मुल्तान सुल्तान्स का फातिहाना आगाज कराची किंग्स को 7 विकेटों से हरा दिया। खेतों में काम करने वाला मेहनतकश अपनी मेहनत और लगन के बाद कौमी स्टार बन गया। कराटे, वुशु, कंगफू, कबड्डी का जुनून, कंगफू कौमी चैंपियन राशिद मिन्हास आज हैं बाखबर सवेरा के मेहमान। और फुटपाथ पर जूते पॉलिश करने वाला नन्हा गुलकार अजय की आवाज का जादू सर चढ़कर बोलने लगा। सादिकाबाद के अजय की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। जी, तो शो के आगाज में सबसे पहले हम बात करेंगे कल जो सबसे पहला मैच हुआ PSL सीजन 7 का, जो कि था कराची किंग्स और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान। मैच आपने देखा, इफ्तिताई तकरीब भी आपने देखी। मैच जनाब किया मुल्तान सुल्तान ने अपने नाम और दिफाई चैंपियन में मुल्तान सुल्तान है, और बड़ा मज़ा आया जब पहले टॉस हो रहा था जो कि रिजवान और बाबर के दरमियान था। खैर जो टॉस था वो बाबर जीत गए, पहले बाबर जीत गया, और उसके बाद बाबर ने कहा जी हम पहले जो है वो फील्डिंग करेंगे। बाद में उन्होंने चेस किया जो उनको टारगेट मिला था, बट मज़े का मैच था। मुझे पता सती जो मुझे मज़ा आ रहा था, मुझे बाबर वर्सेस रिजवान बड़ा मज़ा आ रहा था। चेस उन्होंने किया था, क्या कहते हैं उसने, मुल्तान सुल्तान्स ने। यस, मुल्तान सुल्तान ने चेस किया था, और उन्होंने ही पहले टॉस जीत कर पहले कहा था फील्डिंग करने का फैसला किया था कि बाद में वो चेस करेंगे। सो मजा बड़ा आया, अच्छा स्कोर देखा। मुझे लगता था कि और ज्यादा रन बनाए जा सकते थे। इज नॉट इनफ। जब आप ये 6 की औसत से आप करें
तो वैसे भी 150 रन भी टी20 में दे आर नॉट इनफ, डिपेंडिंग ऑन द विकेट। तो वैसे तो कोई विकेट ऐसी हो, बैटिंग विकेट हो, सरफेस हो, तो उसमें 200 भी इनफ नहीं होते, लेकिन नॉर्मली कहा जाता है कि 160-70 तक का स्कोर करना चाहिए। और वो भी 5 विकेट के नुकसान पे। जस्ट इमेजिन कि सिर्फ 5 विकेट आपकी गिरी और आपका स्कोर था 124। तो कह रही हूँ कि मैच मतलब ज्यादा रन्स बन सकते थे, रन्स नहीं अच्छे बने। रन्स मतलब टोटल अगर हम देखा जाए, जो स्ट्राइक रेट था वो भी कम था, जो बाउंड्रीज हिट की थी वो भी कम थी, वो भी ज्यादा हो सकती थी। लेकिन चले जी, कल का लेकिन अच्छा मैच हुआ। और वही बात है कि एट द एंड ऑफ द डे जीत तो पाकिस्तान की। ये मेरे मुझे पीएसएल में जब हमारी होता है ना टीम हारती, नहीं वैसे भी होता है, यही अपने आप को ज्यादा कहते हैं। एक तो ये जीत तो पाकिस्तान की, और दूसरा ये कि इंटरनेशनल मैचेस में होता है तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। अच्छा, ये लेकिन इंडिया के खिलाफ वो नहीं होता, वो सिर्फ नॉर्मल मैचेस में होता है। अच्छा, और इसमें सत्य ये भी होता है कि आपके तमाम जो खिलाड़ी हैं ना, वो असल में हुए में डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं। कोई आपके कराची किंग्स में आ गए हैं, कोई क्वेटा ग्लैडिएटर्स में आ गए हैं, मुल्तान सुल्तान में आ गए हैं, देन पेशावर ज़ल्मे में आ गए। तो ऐसा लगता है कि जिगर के टुकड़े का हमारे भाई हैं भाई, हमारे जिगर के टुकड़े जो है वो बटे हैं। लेकिन खेल सारे पाकिस्तान के लिए। क्योंकि हम इंटरनेशनल प्लेयर की बात करें तो माइकल ओवन, ही इज इन पाकिस्तान। बिल्कुल जी, ही इज इन पाकिस्तान और 3 रोज़ा दौरे पर हैं। और वही कहते हैं कि वो पहली बार पाकिस्तान आकर बहुत खुश हैं। यहाँ नौजवान फुटबॉलर्स को देखकर खुशी हुई, और उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ बॉल को किक मार के ज़बरदस्त तरीके से उन्होंने किक मारी। मैंने भी कोशिश की मारने की, लेकिन ज़ाहिर है मेरी टांग आपको नज़र नहीं आई। अच्छा, एनईडी यूनिवर्सिटी में सॉकर सिटी का उन्होंने इफ्तिताह कर दिया है, और वो ये कहते हैं कि नौजवानों के पास अच्छा मौका है कि वो फुटबॉल में अपना नाम बनाएं। पाकिस्तान में ये खेल काफ़ी मशहूर है, यकीन नहीं यहाँ कई हीरे मौजूद हैं बिलाशुबा। ऐसा हो ही नहीं सकता। हम लियारी की मिसाल लें तो वहाँ पर बॉक्सिंग के हवाले से आपके पास बहुत सारा टैलेंट है, फुटबॉल के हवाले से बहुत सारा टैलेंट है। जब वर्ल्ड कप हो रहा होता है, रैपर्स लाइक अभी जो गाना है कितना सो कैची, मैं तो उसके सबटाइटल्स जो है वो इवन उसके साथ उसको देख रहा था, सो आई कुड अंडरस्टैंड कि हाँ जी क्या है। तो जनाब बहुत टैलेंट है और ओवरऑल मुल्क भर में है, लेकिन उसको प्रमोट करना, उसके ऊपर पैसा लगाना, उनको आगे लेके आना, that needs to be done। तो माइकल ओवन हमारे साथ होंगे। बिल्कुल जी, माइकल ओवन हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनको शामिल गुफ्तगू करेंगे। गुड मॉर्निंग माइकल एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू इन आवर शो। माइकल, फर्स्ट वी वांट टू आस्क यू दैट how did you find Pakistan, and how do you see your part in promoting the GVS in Pakistan? Great first trip to I've had a great first trip to Pakistan, and I look forward to visiting again soon. Of course, we're trying to improve football in Pakistan at every level. So there's some immediate changes that, of course, can be made, and we're really looking forward to the facilities here improving, stadiums being built, a new league being formed. And also 20 of the best Pakistani players moving over to Europe to try to find a club in St Patrick's, and then go on to bigger and better things. So they're all immediate gains that we can see in the coming years. But also we would like to improve the structure of Pakistan football for the future, and by that it's going to take a long time to create a legacy, to create a structure whereby players can continually improve, continually feed into that national team. But as I say, that's more of a long-term plan. But there's so many different aspects to it, and we're really looking forward to getting started. Michael, there is one more thing. We have so much talent across the Pakistan, but we are focused more on cricket. Like when you see, there are so many players in Liari that need some promotion. They need their talent to be taken out. And Pakistan is one of the leading countries in producing football for the World Cup matches, but lack the infrastructure. So how will you help Pakistani players in this regard? Obviously, a great thing that Pakistan makes so many footballs. It's I now you mention it, I actually remember looking at a lot of the footballs and seeing made in Pakistan on them. So. But that's great. So there's obviously already a connection with football, and we need to strengthen that connection. And we need to get Pakistani players kicking those balls as opposed to exporting them for other people to kick. That's the plan. So hopefully, there's more things football related to come out of Pakistan in the future. And Michael, Pakistanis are not only crazy about cricket, Pakistani are equally crazy about soccer as well. Yeah. So what do you have to say about the talent that our youth has regarding this special sport? And I've got a real appetite for sport. We know that football is very popular here in Pakistan, but we also know that the structure of football needs to improve for
people to have opportunities in the future to play football for a living, and everything that goes along with football, whether that be coaching, whether it be playing, whether it be anything that goes around football. So that's our plan for the future. It's very difficult to judge now the quality of all the players here in Pakistan, because I've only been here for a short period of time. But if you have the passion, you've certainly got the right amount of people to have a strong nation of footballers. So I do think that all the ingredients are there for a bright future if we can get structure of the game right. Michael, congrats to you. You are now the official ambassador of Pakistan Football League, and you have recently signed a deal for 3 years. Tell us more about this. Very excited to have agreed a deal to become an ambassador. We have so many different things to work on. We have so many exciting projects to look at. Obviously, my aim is to try to help Pakistan with the progression of their football, to create opportunities, to create a league, to create better facilities, and as I say, more opportunities for the young people for years ahead. I've really enjoyed my first trip. I really look forward to furthering that commitment and coming again and doing more good work. But for the first visit, I think we've accomplished an awful lot. We've met a lot of people. We've gained a lot of support from government and lots of important delegates. And of course the Pakistan people as well. They've been very supportive and welcoming to me as well. So I've enjoyed my first trip. All right. That's great. And lastly, Michael, what message do you want to give to the young footballers of Pakistan? Yeah, well, thank you once again for welcoming me to your country. I hope I can repay you as well in the future with some important moves and tweaks to the system here in Pakistan to help everybody have the opportunity of playing football at a higher level and a better level in the future for everybody to enjoy. So here's to the future. थैंक यू सो मच. वी हैड माइकल ओवन विद अस, इंग्लैंड के सॉकर प्लेयर हैं और काफ़ी ज़रा पुरुमीद नज़र आ रहे थे जनाब, क्योंकि एनईडी यूनिवर्सिटी में सॉकर सिटी का आगाज़ कर दिया गया और स्पेसिफिकली क्योंकि कल तकरीब नहीं हुई, ये परसों की तकरीब थी, जिस हवाले से हम आज बात भी कर रहे थे. और देखा भी जाए सती, क्रिकेट से पहले अगर हमने सॉकर की बात करें, हम फुटबॉल बोलते हैं, दूसरी जगह सॉकर बोलते हैं, एंड देन वी हैड वॉलीबॉल. तो अगर हम पंजाब के छोटे शहरों में देखें ना, तो वहाँ पे नेशनल टीम के प्लेयर्स, मतलब वहाँ इन छोटे छोटे इलाकों से उनका ताल्लुक था, इतना वो अच्छा कर रहे थे. लेकिन एक हम सब ना अपने आप को क्रिकेट के अंदर ही लिया. वजह उसकी है ना, ग्लैमर उसमें, पैसा आपको उसमें दिखाई देता है. हॉकी पाकिस्तान में, ओनली इन पाकिस्तान, ये ग्लैमर आपको सॉकर प्लेयर्स में आपको ज्यादा नजर आएगा वहाँ दुनिया भर में. मैं मतलब जहाँ पर फोकस आई हैपन टू, मतलब मुझे इराक जाने का इत्तेफाक, और हमने देखा इराक ने कितनी वहाँ पे एक वॉर देखी, फाइट देखी है, लेकिन वहाँ का हर बच्चा अपने आप को सॉकर प्लेयर ही समझता है और वो बड़े बड़े रोनाल्डो सबको फॉलो करता है. देन अगेन ना कि वहाँ पर पैसा, ये जनूबी एशियाई मुल्कों के साथ ये एक मसला है कि वहाँ पर पैसा सिर्फ क्रिकेट पे लगाया जाता है. इंडिया ने एक चीज़ अच्छी की है, वैसे तो हमें मतलब उसकी बाकी काफ़ी चीज़ें बुरी लगती हैं कि उसने ये नेशनल खेल का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया और सब खेलों पर इक्वली वो फोकस करना चाह रहे हैं. पाकिस्तान में भी ऐसे ही होना चाहिए कि सब खेलों पर इक्वली फोकस हो, बजाय इसके कि हॉकी को आपने कौमी खेल कहा हुआ उसका भी मजाक बना रहे हैं. अब ये है कि फुटबॉल पे फोकस. ओलंपिक्स में नहीं थी. खैर जी, छोटी सी ब्रेक के बाद नहीं, एक सेकंड ब्रेक लेंगे. लेकिन जिस तरह से माइकल ओवन ने किक लगा के ना वो उसका इफ्तिताह किया था, मैं ये सेब खा के मैं नाश्ते का इफ्तिताह कर रहा हूँ. ब्रेक लेते हैं. अच्छा जी, तो यहाँ पर खबर शामिल करते हैं जो कि बड़ी इंपॉर्टेंट है. अगर कराची की और सिंध की पॉलिटिक्स और उसके डायनामिक्स के हवाले से बात करें कि जमात इस्लामी का जो धरना था सिंध असम्बली के बाहर, वो रंग ले आया और सिंध हुकूमत जो है वो बिलाखिर जो एक सख्त गिर अपना मौक़िफ़ था उस पर घुटने टेकने पर मजबूर हो गई. और जो मुज़ाकरात हैं नए बल्दियाती कानून के ख़िलाफ़, वो मुज़ाकरात उस हवाले से वो कामयाब हो गए और इस मुआहिदा तय पाने पर जमात इस्लामी ने धरना ख़त्म करने का ऐलान कर दिया. और आज उनकी जानिब से ये कहा गया था कि भाई जो धरने होंगे शहर के 27 मकामात पे कहा था उन्होंने मदिया, तो वहाँ पर धरने अब नहीं होंगे. जमात बिल्कुल जी. और साथ ही साथ में अपने नाज़रीन को याद भी इनको होगा कि ये जो धरना चला है जमात इस्लामी की जानिब से, ये तकरीबन 29 रोज़ तक ये धरना जारी रहा है. अब जो मुज़ाकरात हैं वो तय पा गए हैं और उसके बाद हाफिज़ सईद ने क्या कहा, ज़रा आपको पहले वो सुनवा दें. सबसे पहले
आप सबको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक तारीखी जिद्दोजहद की है, एक अजीब व गरीब किस्म की जिद्दोजहद की है। और आपने सच्ची बात यह है कि मुझ समेत, हमारे नज़म समेत, पूरी जमात समेत कराची के 3.5 करोड़ लोगों को हैरान कर दिया है। आपने पाकिस्तान के दानिश्वरों को हैरान कर दिया है, आपने एंकर्स को हैरान कर दिया, रिपोर्टर्स को हैरान कर दिया। तो बहरहाल आज के लिए इतना ही। आज का धरना हम खत्म कर रहे हैं कि वो जो धरने हमने तय किए हुए हैं वो आपके धरना देने से पहले ही चूंकि आपका मसला हल हुआ तो इंशाअल्लाह वो धरने नहीं होंगे। सब लोग जो इदारा नूर हयात आएंगे। चलें जी, हैरान सब हो गए, लेकिन हम उस वक्त हैरान होंगे और खुश भी होंगे जब ये अमल दरामद इस पे होगा और जब वाक़तन ये कानून नाफिज होगा, क्योंकि ऐलान तो बहुत होते हैं लेकिन अमल दरामद नहीं होता। बहरहाल करेंगे ये कि ये सेहत के शोबे से मुतालिक जो इख्तियारात सूबाई हुकूमत ने लिए थे वो वापस कर देंगे। बल्दियाती इदारों को तालीम से मुतालिक और इख्तियारात और सहूलियात भी बल्दियाती इदारों के सुपुर्द की जाएगी। तो निचली सतह पर मुंतकली का जो एक नारा होता है उस पर अमल भी होगा। मतलब ऑफ कोर्स आप फेडरल से आप अगर इख्तियारात मांग रहे हैं, प्रोविंशियल इख्तियारात मांग रहे हैं, तो आप ये भी तो देखें कि वो ट्रिकल डाउन इफेक्ट भी तो उसका हमें नजर आए कि वो इख्तियारात हमें आम इंसान के पास नजर तो आए, जो आम आपकी लोकल बॉडीज हैं उनके पास भी तो वो नजर आए, तभी तो शहर चलेगा। छोटी सी ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से बाखबर सवेरा में आपका खैर मकदम। और मेरा यही था कि मैं जोश और जज्बे के साथ आऊंगा, लेकिन खबर देंगी मदिया। बिल्कुल जी। अच्छा, खबर दे और जोश और जज्बे वाली बात भी है वो इसलिए भाई देखिए, कभी कभी हम अपने आप को किसी एक पर्टिकुलर स्किल में जो है वो ज़्यादा ट्रेन कर रहे होते हैं, महारत हासिल कर रहे होते हैं, लेकिन हमारे जो किस्मत होती है, नसीब होता है, वो हमें ले जाता है कहीं और। अभी हम बात करने वाले हैं जनाब विहाड़ी का एक छोटा सा कस्बा है मिल्सी, और मिल्सी से ताल्लुक़ रखने वाले राशिद मनहास जो हैं, वैसे तो इनका जो काम है वो ये कि जी ये खेती बाड़ी करते हैं, कितना मजदूरी करते हैं, लेकिन भाई ये वुशु किंगफू और कबड्डी का शौक़ रखते हैं। बचपन से इनका शौक़ है और ये फिर शौक़ इनका जुनून भी बन गया। और आपको याद होगा 2016 में भारत में जब सैफ गेम्स हुए थे तो इन्होंने जाके पाकिस्तान की नुमाइंदगी की थी और वहाँ पे जनाब इन्होंने सिल्वर मेडल जीता था। और 2012 में ईरान में जो टूर्नामेंट खेला था, अच्छा, उसमें भी सिल्वर मेडल खेला और जीता, और फिर सैफ चैंपियनशिप में सोने का तमगा भी जीत कर है। तो आप देखिए कहाँ एक बंदा खेती बाड़ी कर रहा है कि कहाँ वुशु किंगफू में वो बंदा आ जाता है। कंगफू, यस, कंगफू। हाँ, तो अब ये है कि भाई, लेकिन एक चीज मुझे समझ नहीं है कि 3 स्पोर्ट्स भाई, कबड्डी भी, कंगफू भी, वुशु भी, मतलब कमाल है, और कराटे भी। वुशु मतलब दैट्स अ बिट ऑफ डिफरेंट स्पोर्ट। लेकिन बहरहाल अब हम बात कर लेते हैं। हमारे साथ मौजूद है विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम नेशनल चैंपियन राशिद मिन्हास हमारे साथ मौजूद हैं। भाई राशिद, बहुत शुक्रिया, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। ये मेहनत मजदूरी करते हुए ज़ाहिर है कि बड़ा मुश्किल काम होता है, उसके लिए काफ़ी एफर्ट देना पड़ता है, इंसान थक जाता है, लेकिन उसके बावजूद ये खेल सीखने वाला कैसे ख्याल आया आपको? तो मैं स्कूल में पढ़ता था, तकरीबन 6ठी क्लास में। वहाँ से मुझे शौक़ लगा। साथ ही एक सरकारी स्कूल था, वहाँ ट्रेनिंग होती थी, कुछ लड़के ट्रेनिंग वगैरह करते थे, तो मैं उनको देखता था, मुझे वहाँ से शौक़ लगा और मैंने उनके पास से ट्रेनिंग स्टार्ट की। फिर आहिस्ता आहिस्ता मेरा शौक़ बढ़ता गया। तो मेरे उस्ताद मोहतरम है शाहद महमूद साहब बूरेवाला से, वो हमारा एक मैच पे मैं गया था लाहौर, वहाँ मुलाकात हुई। वहाँ से मैंने गेम उसके पास सीखना शुरू कर दी और पता ही नहीं चला, अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत दे दी। आज मैं अल्हम्दुलिल्लाह इंटरनेशनल प्लेयर बना और पाकिस्तान के लिए मैंने 2016 में इंडिया से सिल्वर मेडल हासिल किया और नेशनल चैम्पियन 2017, 18, 19, 20 का अल्हम्दुलिल्लाह नेशनल चैंपियन। माशाल्लाह जी, अल्लाह आपकी फतूहात का सिलसिला जारी रखे। अच्छा, ये हमें ये बताएं, जो वुशु कंगफू है, ये कराटे और ये मार्शल आर्ट से कैसे मुख्तलिफ है और कितना मुख्तलिफ है? वुशु कंगफू जो है वो चाइना से रिलेटेड है। ये चाइना से गेम है ये वुशु कंगफू। इसमें हम पंच मारते हैं, बॉक्सिंग जैसे होती है, और किकें मारते हैं और उठा के भी फेंकते हैं। ये वुशु कंगफू पाकिस्तान में लेके आने वाले मलिक इफ्तिखार साहब जो हमारे वुशु के सदर हैं, वो पाकिस्तान में लेके आए, फिर यहाँ फैली और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट की और अल्लाह ताला ने मुझे इसमें। अच्छा, वैसे तो इस बात को खासा अरसा हो गया, लेकिन भारत से मुतालिक कोई भी बात हो तो हमें एक अरसे तक और बल्कि सारी ज़िंदगी याद रहती है। तो आपने जो सैफ गेम्स में सिल्वर मेडल जीता था और पाकिस्तान का परचम भारत की सरजमीन पर लहराया था, ज़रा बताइएगा कि क्या जज्बात थे आपके? 2016 में सबसे बड़ा जो इवेंट है हमारी वुशु का, वो सैफ गेम्स है। मैं इंडिया में 2016 में दूसरे माह में गया था,
वहाँ मैंने सिल्वर मेडल पाकिस्तान के लिए हासिल किया। वहाँ जब मेरी फाइट हो रही थी, इंडिया का क्राउड बहुत था, वो इंडिया इंडिया के नारे लगा रहे थे, उधर ही इंडिया को मारने का बहुत ज़्यादा मज़ा आया और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान के लिए मेडल विन किया। मारने से याद आया, कबड्डी का भी बड़ा शौक है आपको, तो ये कबड्डी का शौक भी आपने कैसे पाल लिया? एक तरफ आप वोशु कंग फू में है, एक तरफ आप कबड्डी में है। कबड्डी 2011-12 में मैंने स्टार्ट की थी और कबड्डी खेलते के मेलों पे खेले, फिर आहिस्ता आहिस्ता खेलते खेलते इंटरनेशनल प्लेयरों के साथ खेलने लगे और कबड्डी ने भी मुझे बहुत ज़्यादा इज्जत दी। अब मैं कबड्डी भी खेलता हूँ और वुशु कंग फू भी खेलता हूँ। क्या बात है जी, बात है। बहुत शुक्रिया राशिद मिन्हाज, सच अ ब्राइट पर्सन, और अल्लाह ताला मजीद उनको तरक्की नसीब करे। और वैसे एक बात ये कि ये देखें, चाइनीज़ टर्मिनोलॉजीज़ बेसिकली हर तरह के मार्शल आर्ट्स को ना वहाँ पर कहा जाता है, क्या नाम है उसका, वुशु। तो बहरहाल वो सीख रहे हैं सारे, और कंग फू भी उसी का हिस्सा है, बाकी और भी उनके जो मार्शल आर्ट्स हैं। सही। अच्छा, वैसे टैलेंट कहीं भी हो ना, बोलता जरूर है। जैसे आप हमारे साथ का बात में एक इतना प्यारा बच्चा है, आपके साथ भी बोलता है टैलेंट। हाँ जी, हाँ जी, बहुत प्यारा बच्चा है। वैसे तो बूट पॉलिश करते, लेकिन इसकी आवाज़ बहुत खूबसूरत है और इसी वाले से मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं जाहिद हुसैन। मीडिया पर गाना वायरल होने के बाद सादकाबाद का अजय, जो पहले जूते पॉलिश करता था, अब स्कूल जा रहा है। आए आज इससे मुलाकात हम करवाते हैं। मेरी तकदीर का आईना तुझसे ही है मेरे हमसफर, रब से है ये गुजारिश मेरी, तुझको लग जाए मेरी उम्र। सादकाबाद की सड़कों पर घूम फिर के जूते पॉलिश करने वाला अजय चंद रुपए कमाकर घर वालों का माली सहारा बना हुआ था। नन्हा बच्चा जब जूते पॉलिश करते हुए गुनगुनाता तो सुनने वाले पर सहर तारी हो जाता। चलेंगे तुझको चाहूंगा। अब देखो मैं पढ़ रहा हूँ, पढ़ लिख के मैं बड़ा फौजी बनना चाहता हूँ। मेरी ये ख्वाहिश है कि मैं अपने देश के लिए कुछ करूँ और मेरी ये भी ख्वाहिश है कि मैं बड़ा होकर सिंगर बनूँ। नन्हे गुलकार की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुई तो असिस्टेंट कमिश्नर कलीम यूसुफ ने बच्चे को अच्छे स्कूल में दाखिल करवा दिया और तमाम अखराजात की जिम्मेदारी भी ले ली। अजय के हाथों से पॉलिश वाला बैग लेकर किताबें थमाई तो इसकी खुशी इंतहा को पहुंच गई। बच्चा पुरअज़म है कि वो आला तालीम हासिल करके मुल्क का नाम रोशन करेगा। अजय पहले जूतियाँ पॉलिश करता था, वो घर का खर्चा 200-250 ले आता है। ऐसी साहब की मेहरबानी जो अजय को दाखिला करा दिया है स्कूल में, और पढ़ेगा और पढ़कर पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। ना धूप रहनी ना छा बंदिया, ना प्यो रहना ना मां बंदिया, हर शय ने आखिर मिट जाना, हर शय ने आखिर मिट जाना, बस रहना। चलें जी, अब आपको एक खबर देते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने दहशतगर्दों की फायरिंग से बलूचिस्तान में शहीद 10 जवानों को सलाम पेश किया है। और वज़ीर-ए-आज़म कहते हैं कि हमें महफूज रखने की खातिर बहादुर फौजियों ने अपनी जानें कुर्बान की, मुल्क को हर किस्म की दहशतगर्दी से पाक करने के लिए पुरज़्म है। विल टेक अ शॉर्ट ब्रेक हियर, हमारे साथ रहिए। बाखबर सवेरा में एक बार फिर से आपका खैर मकदम। मैं हूं आपके साथ अशफाक इसाक सिद्दीकी और मेरे साथ मौजूद हैं मदीहा ज़हरा नकवी, सैयदा मदीहा ज़हरा नकवी, और आप देख रहे हैं बाखबर सवेरा। बहुत शुक्रिया सर, आपने बता दिया कि हम बाखबर सवेरा देख रहे हैं, क्योंकि मेरा एक कल पैक्ट साइन हुआ है। मैंने लोगों के सामने भी बात की है कि मैं जो मेरे साथ शख्स बैठा है, मैं इंशाल्लाह इसकी पूरे एक हफ्ते बहुत तारीफ़ करूँगी। चाहे खुद अपना मजाक उड़ाए, मैं कहूँगी नहीं, नो, ऐसी बात नहीं है। आप सच्चाई ही बयान करेंगी, मैं सूरत में सच्चाई बयान करूंगी। मतलब आप खुद परेशान हो जाएंगे कि मदिया इतनी तो मैंने वो इतना तो कुछ मैंने किया नहीं है जितनी आपने तारीफ कर दी। मैं परफॉर्मेंस वाइज आपको बताऊंगी कि जबरदस्त बयान किया जाए कम है, क्योंकि मुझे अपनी सलाहियतों का बाज़ औक़ात इदराक नहीं होता, तो आपको इदराक हो सकता है इस चीज़ का। मैं बताऊंगी, मैं आपको साथ में बताऊंगी। तो बहरहाल बात ये, अच्छा मौसम कैसा है वैसे पूरे मुल्क का, कुछ अच्छा आइडिया? मौसम देखें, कराची का तो हमने देखा है कि अभी पिछले दिनों बात हुई थी ना कि मौसम सिंगल डिजिट में जाने वाला नहीं गया। लाहौर में एक दिन गया था 9 पे, भाई क्या हो गया? कितनी देर के लिए गया था? जस्ट बिकॉज यू वर डाउन, इसका मतलब ये नहीं है कि हम मौसम को फॉलो नहीं कर रहे। 9 पे गया था, 9 पे गया था इकोनॉमी की तरह।
इंटरेस्ट रेट की तरफ गया था भाई 9 पे गया अच्छा खैर बात है कि आज लाहौर में ना आज वो धुंध कम है, लाहौर में बहुत ज्यादा सर्दी थी, इसलिए वज़ीर आज़म साहब आज दौरा करेंगे लाहौर का, इम्कान है इस बात का। यस 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 ऐसे बड़े अहम काम भी होंगे और इस दौरे से मुतालिक जाके आगे जाके भी आपको बताते रहेंगे। और अभी तो आपको पता है क्योंकि ये क्रिकेट का ये वीकेंड है और बड़ा ज़बरदस्त आज का मैच है पेशावर ज़ल्मी दिन कोयटा ग्लैडिएटर्स, उसके बाद कराची किंग्स एंड लाहौर बिल्कुल जी ऐसे ही है। इंशाल्लाह आमने सामने होंगे परसों और नहीं कल सैटरडे कल सैटरडे हुए यूं गुजरता है। लेकिन हाइप प्लीज वो द हाइप इज मिसिंग, वो हाइप प्लीज ऐड करें। और ये वैसे पता चलना चाहिए कि किन के डोमेन में कि हाइप ऐड करें। मैं तो कल वो जो पाकिस्तान की क्रिकेट की 70 साल हिस्ट्री का वो जो वॉइस ओवर भी सुन रही थी तो मैं कह रही थी ये हमारे पीसीबी के चेयरमैन से कितना काम कराते हैं। हाँ। वो भी उन्होंने रमीज राजा साहब से वो उन्होंने वॉइस ओवर कराई हुई थी। चेक करें हमसे वो खिदमत ले लेते। नहीं वॉइस ओवर तो हमसे भी कराते हैं। हाँ वही तो ना जाते तो क्या। हाँ। चलें जी टॉप स्टोरीज। टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल बाइस तशवीश, गेम की लत बर्बादी का पैगाम लाने लगी। लाहौर में नौजवान ने पबजी खेलने से मना करने पर 3 बहन भाइयों और मां की जान ले ली। पार्लियामेंट के अतराफ कच्ची बस्तियां हुकूमती नजरों से ओझल, वहां के बच्चों की तालीम का बेड़ा फलाही तंजीम ने उठा लिया। बच्चों के वालिदैन को शऊर के साथ साथ किताबें और यूनिफॉर्म भी मुफ्त दिया जाता है। इकरा आरिफ को गुलकारी का जुनून, फराज बेहतरीन गिटारिस्ट, फाइन आर्ट की तालीम हासिल करने वाले जोड़े ने म्यूजिक में नाम बना लिया। इकरा और फराज आज हैं बाखबर सवेरा के मेहमान। और मट्टी में काश्तकारी का तरीका हुआ पुराना, फसलें अब हवा में काश्त होंगी। एरोपोनिक्स निजाम के तहत आलू की पहली फसल कामयाबी से काश्त। अच्छा कुछ दिन पहले एक ऐसा वाकया पेश आया था जिसने सबको हिला के रख दिया था। वो वाकया ये था कि एक लेडी डॉक्टर थी जो कि अपने बच्चों के साथ एक घर में रिहाइश पजीर थी। नीचे उनका क्लिनिक था, ऊपर की मंजिल पे वो रहते थे। तो वाकया कुछ यूँ हुआ कि उनको कत्ल कर दिया गया, माँ को कत्ल कर दिया गया, बाकी बेटियों को 3 बच्चे जिसमें बेटियां भी थी बेटा भी था। लेकिन एक जो बच्चा था उसके बारे में कहा गया कि चूंकि वो क्लिनिक में नीचे सोया हुआ था इसलिए वो बच गया। अच्छा सारे लोग स्पेकुलेट करते रहे, हम भी ये बात करते रहे कि भाई ये कैसे हुआ, मतलब किसी को कोई पड़ोसियों को कोई आवाज़ नहीं गई क्योंकि जिस घर में वो रहते थे उन्होंने पोर्शन करके काफ़ी सारे लोगों को वो किराए पे दिया हुआ था और उसके साथ साथ ना उनकी किसी से कोई दुश्मनी थी, लोग बड़े जानते थे उनको। फिर बाद में तहकीक हुई तो फिर पता चला और वो मुहावरा सच साबित हुआ कि घर को आग लगी घर के चिराग से। और यानी कि अपने ही वही जो बच्चा जो बच जाने वाला था जिसकी उम्र सिर्फ 14 साल थी उसने ही अपने पूरे ख़ानदान को ख़त्म कर दिया। बिल्कुल जी। और वजह क्या थी कि उसकी माँ उसके बहन भाई उसको पबजी खेलने से रोकते थे। अब आप देखिए वो बच्चा नफ्सियात के कौन से लेवल पे था कि उसने एक गेम रोकने से, हम गेम को बुरा नहीं कह रहे, लेकिन बच्चे की नफ्सियात क्या थी कि उसको उस चीज़ से मना किया गया और उसने गुस्से में आके माँ और बहन भाइयों को कत्ल कर दिया। तो बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद हैं, पहले उनसे जान लेते हैं कि इस केस पे मज़ीद अभी तक क्या डेवलपमेंट सामने आई है, क्या कुछ तहकीकात हुई हैं। बाबर ये निहायत ही अफसोसनाक वाक़या था और ऐसे पहले भी हमने कुछ वाक़यात देखे हैं कि कुछ गेम्स में बच्चे इतने नफ्सियाती हो जाते हैं कि दोस्त को मार रहे हैं, लेकिन ये वाक़या कि अपने बहन भाइयों को मार दिया, अपनी माँ को मार दिया। और तहकीकात में क्या कुछ सामने आया, क्या बच्चा देखने में भी पता चलता है कि ही इज़ मेंटली अनस्टेबल? जी बिल्कुल देखें मदिया 19 तारीख को कांदा गंजुमता में इंतहाई अफसोसनाक वाक़या पेश आया था कि 4 अफराद की लाशें घर से मिली थी, एक लेडी हेल्थ वर्कर नहीद और उनकी 2 बेटियां और एक बेटे की। जब पुलिस यहाँ पर मौका पर पहुंची तो पुलिस ने मुख्तलिफ पहलुओं पर तफ्तीश की। जो एक बच्चा जैन था जो नहीद का बेटा था वो क्लिनिक के जो रिहाइशगाह थी उसके नीचे क्लिनिक था वहाँ पर सोया हुआ था क्योंकि वो चंद रोज़ कबल ज़ख्मी हुआ था एक्सीडेंट में। पुलिस ने उसको भी शामिल तफ्तीश किया। उसके अलावा जो नहीद का भाई था उसको भी किया। फिर आसिया बीबी यहाँ किराएदार थी उसको भी शामिल तफ्तीश किया। शामिल तफ्तीश करने के बाद पुलिस को उसने इंकशाफ किया कि वो घर वाले पबजी खेलने से मना करते थे, जिस पर वो नफ्सियाती मरीज़ हो गया था, उसने ये कत्ल किए हैं।
अब ये कत्ल जो अंधा कत्ल था इसका ड्रॉप सीन हो गया। पहले भी ऐसे वाक़यात होते रहे हैं कि जो पबजी खेलने वाले खुद को भी खुदकशी करते रहे हैं, लोगों को भी मारते रहे हैं। अब पुलिस ने उसको हिरासत में गिरफ्तार कर लिया है और पुलिस अब ये तफ्तीश कर रही है इसके साथ इसकी मावदत किसी कत्ल करने में। भाई जो है नहीद का अभी वो पुलिस की हिरासत में है, उससे तफ्तीश की जा रही है। फिर ये तफ्तीश की जाएगी कि पिस्टल कहाँ से आया, ये लड़का पिस्टल कहाँ से लेके आया। इसने क्योंकि वो उसने एक वाला जुर्म कर दिया है कि जी उसने पबजी खेलने से मना करने पर उसने माँ और 2 बहनों और एक भाई को कत्ल किया। अब पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया बाकायदा तौर पर। मद्दई भी इसी केस का यही था, पहले पुलिस ने इसी को मद्दई बनाया था ताकि वेरी अनफॉर्चुनेट। और ये जो नफ्सियात है ये समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए। बाबर खान हमारे नुमाइंदे हमारे साथ मौजूद है। और लाहौर में जो अंदोनाक ये वाक़या है जिसमें बच्चे ने अपनी ही माँ और बहन भाइयों को मार दिया, ये कौन सी नफ्सियात है? हमारे साथ है क्योंकि हम मेडिकल हेल्प भी जरा देख लेते हैं कि जी क्या कुछ हो सकता है इसमें। प्रोफेसर डॉक्टर उस्मा अली हमारे साथ मौजूद है, माहिर नफ्सियात हैं। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन आवर शो। ये देखें, एक चीज़ होता है कि वैसे तो कई लोग कोई आपकी नापसंदीदा शख्सियत भी हो तो आप उसको इसलिए नहीं मारते बिकॉज यू नो कि यू कांट गेट अवे फ्रॉम दैट, ठीक है? ठीक है, वो समझ आ गया। हर किसी को कोई ना कोई शख्स बुरा लगता है, लेकिन ऐसे में अपने बहन भाइयों को, सिबलिंग्स को ये सोचना कि मैं ज़िंदगी में कभी इनको नहीं देख पाऊंगा, ये सोचना कि सज़ा और जज़ा का एक कॉन्सेप्ट इस्लाम में भी मौजूद है, उसके बाद कि इस मर्डर के बाद मैं बच भी नहीं पाऊंगा, फिर भी ये कदम उठा लेना। अच्छा देखें, ये जैसे गेम के साथ आपने रिलेट किया है इसको, तो ये अब जो WHO है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, और प्लस जो जहाँ पे हम साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर्स को डायग्नोज करते हैं उसका भी एक प्रॉपर क्राइटेरिया होता है। तो उसमें ये इंटरनेट एडिक्शन में आ जाता है। यानी बेसिकली ये बहुत ज़्यादा बच्चे गेम्स में इन्वॉल्व हो जाते हैं, तो वो एडिक्ट हो जाते हैं उस गेम के साथ, और ये एक ब्रेन डिजीज़ है। इसमें लेकिन डिजीज पहले से होती है या इस गेम को खेलने के बाद वो आ जाती है? और आ जाती है। जैसे आप फॉर एग्जांपल नशा करने लगते हैं, नशे में जैसे आपने चर्स ले ली या आपने कोई भी और इस तरह की फिजिकल सब्सटेंस ले लिया, तो उसमें फिर आप आदी बन जाते हैं, क्योंकि वो आपके जो एक ब्रेन के अंदर एरिया होता है जिसे हम रिवॉर्ड सर्किट एरिया कहते हैं, अच्छा। जिसमें कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं और हमें प्लेजर देते हैं। अच्छा। तो जब वो प्लेजर मिलती है तो ये और ज़्यादा प्लेजर गेन करने के लिए आप और ज़्यादा उसमें इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब उसको मना किया जाता है तो मना करने पर फिर आपके जो रिएक्शंस हैं वो आते हैं। और इसमें मोस्टली जब बच्चे या कोई भी बड़े, इसमें बड़े भी बहुत दफ़े इन्वॉल्व हो जाते हैं, एडिक्शन का जब शिकार हो जाते हैं तो वो कॉन्सिक्वेंसेस को नहीं देखते, भले नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस हम उसके बारे में नहीं सोच रहे होते। डॉक्टर साहब, इसका मतलब है कि बच्चा कहीं ना कहीं हम क्योंकि हमारे साथ मसला ये ना कि हम कहते हैं अच्छा जी पबजी को बैन कर दो, पबजी ये कर दो, हम ये नहीं देखते कि पीछे कोई सा भी गेम हो सकता है, इट्स नॉट ओनली पबजी, कोई दूसरे गेम्स भी होते हैं, बच्चे कोई सा भी गेम खेलने बिल्कुल में इन्वॉल्व हो जाते हैं। गेम्स खेल रहे हैं तो उन पे वो असर नहीं पड़ा, लेकिन इस बच्चे पे पड़ा है। तो हो सकता है कि इसमें मुनशियात का अमल दरामद हो, क्योंकि आजकल के हम देख रहे हैं कि जो बच्चे हैं वो कोक बहुत ज्यादा कर रहे हैं, और दूसरी कोई सब्सटेंस भी ले रहे होते हैं। लेकिन ये जैसे अभी सत्ती ने सवाल किया था कि ये आप इतने फियरलेस कैसे हो जाते हैं कि आप इसमें ऐसा मैं थोड़ा सा रिलेट करके आपको बताऊंगी कि जब एडिक्शन, हम वर्ड एडिक्शन का यूज़ कर रहे हैं, ब्रेन डिजीज़ है ये, तो इसमें साथ आपकी जो कॉग्निटिव फंक्शनिंग है, जब सोचने समझने की और फैसला करने की जो सलाहियत है वो मुतासिर हो जाती है। क्योंकि जब आप ज़्यादा, आपको खुशी मिल रही है तो और खुशी लेने के लिए आप और ज़्यादा खेलेंगे, तो वो जो डोपामीन है जो हमें ज़्यादा नहीं चाहिए, वक्ती तौर पे किसी वक्त चाहिए, वो बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होने लग जाता है, और वहाँ पर फिर आपके दूसरे फंक्शन जो ब्रेन के हैं वो इफेक्ट होते हैं। नहीं, लेकिन अब अगर आगे चल के जब ये मुकदमा चलेगा तो उसके अंदर फिर he'll get away with that। इसकी असेसमेंट होनी ज़रूरी है। ऐसे केसेस में साइकोलॉजिकल असेसमेंट होती है, इसके टेस्ट भी अब बन चुके हैं जो कि हम उर्दू में ट्रांसलेट भी कर चुके हैं, जो गेमिंग एडिक्शन से रिलेटेड हैं, कि क्या वाकई उसमें प्रॉपर सिम्टम्स होंगे उसके साथ। Because he's a minor, एक चीज तो ये है कि he's a माइनर है, बिल्कुल। और बच्चों में ज़्यादा एडोलेसेंस ईयर में तो वैसे भी आपकी ब्रेन फंक्शनिंग डेवलप नहीं होती है, आपकी बाहर आएगा तो आप मुझे बताएं ना कि फिर क्या होगा। जिससे पहले भी हमने देखा है कि बच्चों ने टिकटॉक बनाने के चक्कर में 4 माइनर लड़के थे, उन्होंने एक शख्स पे गोली चला दी, वो वही मर गया। तो उसके बाद हम ये सोच रहे थे कि प्रॉपर आगे क्या होगा। तो प्रॉपर इलाज की भी जरूरत है, रिहेबिलिटेट करने की भी जरूरत है, ताकि वो इस चीज़ से निकल सके। इसका प्रॉपर इलाज और ट्रीटमेंट होता है, क्योंकि आप और पाकिस्तान में क्या ये काम करता है, मुझे ये बताएं। पाकिस्तान में करता है, बिल्कुल।
कि आप नहीं हमने देखा हुआ कि चले ठीक है जी आपने प्रॉपर उनको रिहैब से गुजारा, लेकिन क्या वो बाहर निकल के बेहतर इंसान बनने में कामयाब होते हैं? बिल्कुल, रिलैप्स ज़्यादा है इसमें। अगर हम एडिक्शन की बात करें, गेमिंग की बात करें, तो रिलैप्स रेट इज़ 90%, लेकिन हम उसको फिर भी छोड़ नहीं सकते। प्रॉपर ट्रीटमेंट की ज़रूरत उसमें होती है कि आप अपने सेल्फ कंट्रोल जो है वो बेहतर करें, इम्पल्सिविटी पे काम किया जाता है, डिसीजन मेकिंग जो है वो बेहतर की जाती है ताकि आप उस पर, लेकिन ये जो एक वो क्राइम हो गया है तो जाहिर है उसके कॉन्सिक्वेंसेस तो उसको किसी न किसी हद तक फेस करने पड़ेंगे। तो आप ऐसा क्या करें कि ऐसे ये इस तरह के वाक़यात की नौबत ना आए? हम तो सद्देबाब की तरफ हाँ, इस पे भी जो पेरेंट्स जैसे अभी जो जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, तहकीक से पता ये चलता है कि अगर बच्चा 1 घंटा एक गेम कोई खेल रहा होता है, इट्स अ नॉर्मल, वो आपको एडिक्शन की तरफ नहीं लेके जाता है। तो पेरेंट्स इसमें थोड़ा सा ऑब्जर्व करें कि बच्चे को अगर अलाउ करना भी है तो कुछ टाइम के लिए अलाउ करें और साथ ऑल्टरनेटिव और दूसरी एक्टिविटीज़ भी रखें ताकि आपका माइंड जो है वो कंटिन्यूसली ऑब्सेस ना हो जाए उस एक चीज़ के लिए ना। स्पेशली जैसे फिजिकल एक्टिविटीज़ हैं, आपकी स्टडीज़ हैं और दूसरी हॉबीज़ हैं, जैसे आप उनमें भी अगर बच्चे को अलाउ करेंगे। और दूसरा फिजिकल एक्टिविटीज़ तो हमारे यहाँ है ही नहीं, बच्चे बैठ जाते हैं, उठते ही नहीं है। बच्चों को समझ में नहीं आता और साथ खुद बैठे बच्चे के साथ बातचीत भी करें ताकि बच्चे की जो नफ्सियात है। अच्छा, एक और चीज़ मदिया इसके अंदर आई रिमेंबर कि कल की बात है, हमारे मोहल्ले में एक साहब जो हैं उनके पास बड़ी अच्छी एक पुरानी गाड़ी है, तो वो उसको लाइट्स को रिपेयर करवाने जा रहे थे। मैंने कहा क्या हुआ? तो ही सेड कि भाई वो मोहल्ले में लड़के क्रिकेट खेलते हैं तो उनकी वजह से लाइट टूट गई, पहले एक टूटी, अब तो रिपेयर कराने जा रहा हूँ। मैंने कहा तो आपने मना नहीं? कहते मना कर दूंगा तो वो कहाँ जाके खेलेंगे फिर? उनके पास कोई और एक्टिविटी नहीं होगी। तो दिस इज हाउ वी नीड टू थिंक। चलो उनके पास पैसे भी होंगे लेकिन दिस इज नॉट इजी फॉर एवरीवन ना। अच्छी बात है, पेरेंट्स को भी बात करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद थी। दूसरा ये कि जब आपके बच्चे छोटे छोटे जिनको आप कहते हैं कि जी हाय हमें तंग कर रहा है, तो माएँ इतनी बिजी होती तो माएँ अपना उनको फ़ोन दे के फारिग हो जाती हैं। और छोटे छोटे बच्चे मैंने घर में भी देखे हैं कि 3 से 4 साल के बच्चे पबजी की गेम्स ना सिर्फ देख रहे होते हैं, उसको एंजॉय कर रहे होते हैं। डैट इज़ द टाइम। खुदा के लिए भी आपका बच्चे का जो दिमाग है वो बहुत छोटा सा है, वो जो गेम देखेगा तो अपने आप को उसी तरीके से ढाल लेगा। बिल्कुल ऐसा ही है। सो कोशिश करें कि आप अपने बच्चे को ऐसी गेम्स ना दें। फिजिकल एक्टिविटी इज इम्पॉर्टेंट क्योंकि हम अगर बॉयज अगर देखा लड़कों में देखा जाए बेचारों में एनर्जी ज्यादा होती है तो उनको वो उसको एक्सर्ट करने की जरूरत होती है। स्कूल्स भी ऐसे ढूंढें जहाँ पर ग्राउंड्स हों, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हो। ये नहीं कि एक छोटी सी बिल्डिंग में कायम है और उसके अंदर बस दड़बे में पढ़ाया और भेज दिया, तो ये नहीं होना चाहिए। अच्छा, स्कूल का हम तस्करा कर रहे थे तो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, वहाँ पर पार्लियामेंट हाउस भी है और पार्लियामेंट हाउस में कानून साजी भी की जाती है, आइन साजी भी की जाती है, पाकिस्तान से मुतालिक फैसले किए जाते हैं। लेकिन उसके अतराफ ऐसी कच्ची बस्तियाँ भी कायम है जिसमें रहने वाले बच्चों के लिए हुकूमत ने तो तालीम का इंतज़ाम नहीं किया, लेकिन इस कच्ची बस्तियों में कायम टेंट और टाट के जो स्कूल हैं वो उम्मीद की किरण ऐसे बच्चों के लिए बन गए हैं। बिल्कुल जी। और स्पेसिफिकली जो उम्मीद की किरण यहाँ बनकर आए हैं उनका नाम है जी मोहसिन काजी, ट्रस्टी हैं जी, और ये यहाँ पर इस मिशन के साथ काम करें कि जो सामने जो झोंपड़पट्टी है यहाँ पे जो बच्चे हैं वो इन बच्चों की इस्लाह के लिए, इन बच्चों के फ्यूचर के लिए ये काम करें। और मोहसिन काजी साहब हमारे साथ मौजूद है तो उनसे जानते हैं कि भाई कैसे उन्होंने ये अपना जो सफ़र है इसका आगाज़ किया। अस्सलाम वालेकुम मोहसिन साहब एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मोहसिन साहब, आप वो काम कर रहे हैं मुफ्त तालीम देने का जो कि स्टेट को करना चाहिए, और ये वो बच्चे हैं कि ऐसा भी नहीं कि स्टेट की नज़रों से ओझल हो। ये हमने देखा पार्लियामेंट हाउस के पास से जो झोपड़पट्टी वहीं पे बच्चे हैं। सर, कैसे ख्याल आया, आपने कैसे देखा इन बच्चों को और कैसे काम शुरू किया? जी, ये काम हमारी जो फाउंडर हैं उनका नाम है साबरा कुरैशी, और उनका ये वाक़या इस तरीके से हुआ कि उनको एक बच्चा मिला जो कि शहर में पापड़ बेच रहा था। उससे उन्होंने पूछा कि आपको क्या पढ़ने का शौक़ नहीं है? तो उसने कहा जी मुझे पढ़ने का तो बहुत शौक़ है, लेकिन हमारी जो बस्ती है उसमें कोई स्कूल ही नहीं है और कोई करीब स्कूल भी नहीं है, और मेरे माँ बाप कहते हैं कि अगर आप 50 रुपये कमा के नहीं लेके आएंगे तो आपको खाने को नहीं मिलेगा। तो ये सफ़र वहाँ से शुरू हुआ कि जो सबसे पहला स्कूल था एक दरख्त के नीचे बैठ के साबरा कुरैशी ने ख़ुद उन बच्चों को पढ़ाना शुरू किया, और उसके बाद आस्ता आस्ता 1995 में हमने पहला एक स्कूल खोला जिसका नाम हमने रखा पहली किरण, यानी बच्चों के लिए कि वो किरण प्रोवाइड करें, वो अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करें, वो ट्रेनिंग प्रोवाइड करें जिससे उनको तालीम मिले। और ये आस्ता आस्ता बढ़ते हुए 27 सालों में आज तक हम तकरीबन 15,000 बच्चों को पढ़ा चुके हैं माशाअल्लाह। ये 3 साल पहले तक ये सिर्फ प्राइमरी स्कूल थे, अब ये मिडिल स्कूल भी हो गए हैं, और उसकी वजह ये है कि जो माँ बाप हैं वो अपनी बच्चियों को
मिडिल स्कूल दूर भेजना नहीं चाहते, तो जहाँ पे हमारे पास लड़कियाँ ज़्यादा हैं हम वहाँ पे उसको हमका अपग्रेड कर दिया है। तालीम तो है सबसे बड़ा इंसेंटिव इन बच्चों को जो तालीम का दिया जा सके, सिंस वो बच्चे हैं जो कि चाइल्ड लेबर में ज़्यादा वो मशगूल रहे हैं, तो आपने इन बच्चों के लिए स्ट्रीट एग्जैक्टली, तो आपने इन बच्चों के लिए कोई ऐसा इंसेंटिव रखा हो कि जिस इंसेंटिव की लालच से ही वो आ जाए या उनके माँ बाप उनको भेज दें? देखिए ये बहुत साल लगे हैं हमें, ये पूरा एक जनरेशनल इम्पैक्ट आ चुका है। मतलब पहले हमें इस कम्युनिटी में जाना पड़ता था, सिर्फ स्कूल बनाना काम नहीं था, वहाँ पे पेरेंट्स को कन्विंस करना था कि इन बच्चों को भेजें, और फिर हम यहाँ पे उनको यूनिफॉर्म्स देते हैं, किताबें देते हैं, बहुत सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं, सिर्फ तालीम नहीं देते। फिर हमने मॉन्टेसरी मेथड को इस्तेमाल किया जिससे बच्चे इंगेज होते हैं, और फिर इसके अलावा हम इनको न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स भी देते रहे, यानी फल, दूध और इस तरह की चीज़ें भी देते रहे। हमारे जैसे जैसे लोग एहतियात देते हैं उसके हिसाब से उसको हम वेरी करते रहते हैं, तो ये चीज़ें भी हमको देते रहे, क्योंकि आखिर में मतलब सबसे बेसिक नीड बच्चे की, माँ बाप की तो खाना है, अगर उसका पेट नहीं भरा तो वो कैसे तालीम हासिल करेगा। ऐसा ही है। तो हम उसको ये चीज़ें देते हैं, उसके अलावा उसको इंगेज करते हैं। आस्ता आस्ता कम्युनिटी में इतने सालों के बाद अब ऐसा होने लगा है कि जो बच्चे हमारे पास या बच्चियाँ हमारे पास पढ़े थे, अब वो अपने बच्चे और बच्चियाँ खुद लेकर आते हैं। कमाल है, दिस इज ग्रेट। अच्छा ये बताएं कि ये जो अभी कितने स्टूडेंट्स हैं आपके पास, और दूसरा ये है कि ज़ाहिर है अखराजात, ये हर चीज़ में काफ़ी पैसा लगता है, और उसके अंदर वो टीचर्स जो हैं वो भी पढ़ाते हैं, तो ये सारे ओवरऑल अखराजात कैसे आप लोग पूरे करते हैं? जी ये सारे के सारे, ये पहले तो जो क्लोज ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स था वो उन्होंने प्राइवेटली वो ये जमा करते थे, लेकिन अब बहुत सारे मुखैर हजरात ऐसे हैं जो हमें सपोर्ट करते हैं, यहाँ से भी सपोर्ट करते हैं और अमेरिका से भी सपोर्ट करते हैं, तो सब कुछ ये प्राइवेटली फंडेड है। और ये किसी किस्म की कोई इंस्टीट्यूशन सपोर्ट नहीं। कुछ हमारे कॉर्पोरेट खासकर टेलीकॉम सेक्टर में वो हमें हेल्प करते हैं, इंटरनेट में हेल्प करते हैं। हमने मसलन अपनी सारी टीचरों को, ये आप देख सकते हैं कि कितने बज़ाहिर सिंपल स्कूल है, लेकिन हमारे तमाम टीचर्स के पास टैबलेट्स हैं जिस पे वो मीडिया भी दिखाती हैं, और अपनी जितनी अटेंडेंस और जितने चीज़ें जो यानी एडमिनिस्ट्रेटिव काम है वो एक पोर्टल के ज़रिए एंटर करती हैं, तो ताकि उनको ये सारी टेक्नोलॉजी और इन मैनेजमेंट प्रोसेसेस में हेल्प मिले। दूसरी चीज़ ये है कि हमने काफ़ी मेहनत करके बहुत लो कॉस्ट मॉडल बनाया है, यानी हमारे लिए भी मुमकिन है कि ये हम इन स्कूल को, इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड कर दें, लेकिन सबसे ज़्यादा मेहनत इस पे की गई है कि जो प्रोग्राम है, जो बच्चों का करिकुलम है, जिस तरीके से पेडागॉगी जिसे कहते हैं, जिस तरीके से उसको पढ़ाना है, वो इस तरीके से पढ़ा जाए और ये सारा सिस्टम ऐसा रखे कि ये इंतहाई लो कॉस्ट रहे, यानी हमारे ताकि सस्टेनेबल रहे, कॉस्ट जो है बिल्कुल सस्टेनेबल रहे। वो 16,000 रुपये है साल का, जो कि बहुत ही लो है। और हमारे जो बच्चे हैं जो फेडरल बोर्ड का इम्तहान देते हैं 5वीं क्लास का, उसमें हमारा रिजल्ट 90% होता है। ग्रेट, उसके मतलब ये कि इतनी एजुकेशनल अटेनमेंट जो है, बताएं कि और शहरों तक इसका दायरा बढ़ाएंगे, ऐसा कुछ सोचा आप? ये हमारी ये ख्वाहिश है कि हमारा ये मॉडल सबके लिए ओपन है। इस पे हमने बहुत हेल्प की है, अपनी किताबें, टेक्स्ट बुक्स बनाई हैं, ये हम मॉडल लोगों को ऑफ़र कर रहे हैं। बल्कि हमने बहुत सारी NGOs ऐसी हैं जिनको हमने मदद की है कि हमारे स्टूडेंट्स हमारे सिस्टम पे अपनी इंटरवेंशंस, प्रोडक्ट्स टेस्ट करें। मसलन अभी कोविड में जो हमारे जो बच्चे जो गरीब घरानों को हैं, चूँकि वो इंटरनेट पे ऑनलाइन नहीं जा सकते, तो उनका तालीम का बहुत हर्ज हुआ है। हमने एक NGO को हेल्प किया है कि उन्होंने एक रिमीडियल प्रोग्राम हमारे बच्चों के साथ मिलकर डिज़ाइन किया है, और अब वो KP पंजाब में इम्प्लीमेंट हो रहा है। तो ये हम दूसरों लोगों के साथ काम करते हैं। हमारे लिए शायद मुमकिन ना हो कि इसको बहुत सस्टेन करें, लेकिन हम बिल्कुल ओपन है कि ये आके हमें देखें, हमारा सारा प्रोग्राम किस तरीके से पढ़ाते हैं। हमारी जो मॉन्टेसरी सिस्टम है जो हमने अडेप्ट किया है लो कॉस्ट के लिए, वो उनके लिए हाजिर है, वो उसको इस्तेमाल करें, हम उनको हेल्प करेंगे। और हमने बाज़ दफ़ा मदरसा स्कूल्स को हेल्प भी किया है, वो हमारे पास आए कि अगर मैं एक और आपसे सवाल करूँगी, एक और आपसे चीज़ डिमांड करना चाहूँगी, तो शायद बहुत ज़्यादा हो जाए, लेकिन क्योंकि आप एक उम्मीद की किरण इन बच्चों के लिए साबित हुए हैं, तालीम इनको दे रहे हैं, तो सर आगे जाके मतलब काफ़ी ऐसे से आप लोग फॉर डेकेड्स जब आप लोग काम कर रहे हैं, तो आगे आप लोग का प्लान है कि इन्हीं बच्चों के लिए रोज़गार के मौके भी आप लोग ही जो है वो पैदा करेंगे, तो और बच्चों को ज़रा हेल्प मिल जाएगी, ताकि बच्चों को नज़र आए कि ठीक है, अगर आज मैं यहाँ पढ़ रहा हूँ, मुझे ये इंसेंटिव मिल रहा है, तो फिर मुझे वो अच्छी नौकरी भी मिलेगी, और आगे और यू मे पुश देम इन द राइट डायरेक्शन। हाँ,
जी Career जी, मैं आपको counselling, बताता हूँ, 3 साल से पहले हमने बकायदा एक लाइवलीहुड प्रोग्राम स्टार्ट कर दिया है। और वो लाइवलीहुड प्रोग्राम में हम करते ही हैं कि चूँकि हम तो 8वीं जमात तक करते हैं, तो हमें मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें हैं। मसलन हमने कुछ बच्चों को हम सपोर्ट करते हैं कि वो अपनी एजुकेशन कंटिन्यू करें और वो MA BA करें। मसलन इस वक्त हमारे पास हमने एक कंप्यूटर सेंटर खोला, उसमें कंप्यूटर सेंटर में हम कंप्यूटर के शॉर्ट कोर्स कराते हैं। और मज़े की बात ये है, यानी हमारे लिए ये बात ये है कि जो उस कंप्यूटर सेंटर की जो टीचर हैं वो हमारी प्राइमरी स्कूल से निकली हैं। हमने उसको फंड किया, उन्होंने जाके MS किया कंप्यूटर साइंस में, और वो अब उसी सेंटर में, उसी कम्युनिटी में पढ़ा रही हैं। सर यहाँ तो सिर्फ इसी उनके तरीके से पेरेंट्स नहीं बल्कि आप भी मुबारकबाद के मुस्तहिक हैं कि आप लोग नहीं, कैसे असल में जी हमारे हमसे ज़्यादा जी वो असल हीरोज़ वो हैं। वो हम नहीं समझ सकते कि वो बच्चे क्या चैलेंजेस फेस करते हैं, और उस चैलेंजेस के बावजूद वो ये सब कुछ अटेन करते हैं। ये उन्हीं की हिम्मत है। ये हम जो इतना हेल्प करते हैं वो लेकिन कुछ भी सर नहीं है। वो हिम्मत तभी जितना करते हैं करना जब चाहिए। उनको उम्मीद होती है, और उम्मीद की किरण है आप लोग। बहुत शुक्रिया जी मोहसिन काजी साहब हमारे साथ मौजूद थे, और अल्लाह करे कि ऐसे और बहुत सारे जो लोग हैं क्योंकि वो कहा हमारे जाता स्टाफ है से कि कैसा उम्मीद पे दुनिया कायम है। कुछ नहीं दे सकते किसी को, उम्मीद ही दे दो, और उम्मीद का दामन हाथ से नहीं छोड़ना चाहिए वैसे भी। और वो जो इंसेंटिव्स की हम बात करते थे ना, कि पंजाब हुकूमत की जानिब से एक दौर में इंसेंटिव दिए जाते थे पंजाब की साइड पे स्टूडेंट्स के लिए कि आप पूरा, आपकी अगर हाजिरी पूरी होगी तो कोर्स और किताबों के अलावा गालिबन 1000 रुपये कितना वजीफा, 1000 रुपये मिलता उस था। पे जो है वो इतना उसकी वजह से फ़ायदा हुआ, बहुत वहाँ सारी जगहों पर पे खाना भी दिया जाता था। तो चलें जी, हम एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आएंगे। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और ब्रेक के बाद सत्ती वैसे कभी कभी इतना दिल करता ना कि कोई हमारे पास ऐसी मशीन हो जिसमें अच्छे मेरे फेवरेट जूसेस हों, सवाए उस एप्पल जूस के जो कि राना शमीम साहब के बेटे जो पी रहे थे, उसके अलावा जूसेस हों। और मैं अपने शहद नहीं खाने का दिल चाहता? नहीं, शहद गंडा चिमड़ पूरी जाएगा, शहद हो। चिमनी नहीं, वो नहीं, इतना वो जूस नहीं मिला। तो मैं अपने सिर्फ और सिर्फ मोबाइल से ब्लूटूथ के थ्रू मैं उस शेक मशीन से कहूँ कि मुझे फलाना जूस दे दो, और वो जो मशीन है मुझे फलाना जूस निकाल के भी दे दे। अच्छा, मेरी ख्वाहिशात तो इससे कहीं ज़्यादा वसी है। मैं चाहता हूँ मैं सोया हूँ, लेटा हूँ, इतने में मशीन आए और बस मशीन मुंह में तुम दे आपके जूस, क्या करे? मेरी बात सुने यार, आजकल वो होते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, वो उड़ने वाले मतलब ड्रोन्स के जरिए जब इतने सारा कुछ हो जाता है, तो ये नहीं, एक जूस नहीं आ सकता? एक गरीब आदमी की इतनी सी ख्वाहिश पूरी नहीं हो सकती? बिल्कुल जी, हो सकती जी ख्वाहिश। तो अल्लाह अल्लाह आपकी तमाम ख्वाहिशात पूरी करे, लेकिन वो ख्वाहिशात जो कि हमने चैनल में बैठ के, अपने सेट पे बैठ के पूरी कर सकते हैं, तो वो आपके साथ शेयर क्यों ना करें? चलें, अभी ये बताएं सामने क्या हम फुटेज में देख रहे हैं? जनाब, ये सामने में आप देख रहे हैं, ये मोबाइल से एक ऐसी मशीन है, और ये मशीन ऐसे हमारे होनहार तलबा ने बनाई है। आपने क्या करना है जी, ब्लूटूथ से आपने देना है ऑर्डर कि मेरा दिल करे लाल शरबत पीना है, ठीक है? मशीन आपको कहेगी ओके बाजी, अभी लाल शरबत आपकी खिदमत में हाजिर है। फिर आपने कहा नहीं नहीं, देखिए सर्दियां हैं तो आजकल किन्नू है मार्केट में, मौसमी का जूस पीना। वो कहेगी ओके वेरी गुड, आई हैव इट, डोंट वरी। और सामने आपके आ जाएगा मौसमी का जूस देना, आपके नहीं मैं तो अनार का जूस पीना चाहती हूँ। तो मैंने कहा ओके, आपने मुझे क्या समझा? मशीन कहेगी ये भी, क्योंकि हमारे तालिबा इतने होनहार, उन्होंने कहा हम सब वैरायटी देंगे। और आप जो सुस्त लोग हैं, जो आलसी लोग हैं, मेरी तरह जिनको ज्यादा आजकल चलने फिरने का बिल्कुल शौक नहीं, तो वो बैठे बैठे ऑर्डर दे सकते हैं। अच्छा, मेरे जैसे सुस्त लोग तो मजीद एक नेक्स्ट लेवल पे है ना, वो कहते हैं कि उसके बाद जूस उठ के खुद से आपके पास क्यों नहीं आएगा? उनकी ख्वाहिशात और उनका तरसापना, ये आपके चश्मों के अंदर अल्लाह मियां ने मैजिक डालेगा, आपने फिर उससे शौक से बुलाना है। वो ठा करके आपको बजेगा और आपको थोड़ा दिमाग भी ठीक होगा। लेकिन खैर, जिनके दिमाग ने ये चीज़ बनाई है वो हमारे साथ मौजूद है। जनाब, हमारे साथ जो तालिब इल्म मोहम्मद मास खान मौजूद है, साथ में उनके टीचर रमज़ान अली स्टूडियोज़ में मौजूद हैं। शामिल गुफ्तगू करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी, एंड वेलकम टू बाखबर सवेरा। मुझे बताइए क्या मशीन बनाई है, क्यों बनाई है, और जूस की मशीन बनाई है, और क्यों नहीं बनाया कोई ऐसा रोबोट जो कि लाके जूस इनको दे? ये बताएं। वो बाद में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो हम एप्टेक गुलशन सेंटर के स्टूडेंट्स हैं, और हम 4 स्टूडेंट्स थे, और एक सर हैं हमारे साथ रमज़ान अली। तो बेसिकली हमारा एक सेमेस्टर प्रोजेक्ट था, तो सर ने कहा आपने कुछ चीज़ डेवलप करनी है। अच्छा। और सर आपके साथ ही बैठे हैं? जी सर, साथ में। अच्छा। सर ने कहा अपने लिए नहीं करवाई उन्होंने? नहीं कि मैंने घर में रखनी है तो शशके के लिए। हमने देखा दुनिया जो है टेक्नोलॉजी की तरफ जा रही है, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी आ रही है। अब आपने भी देखा होगा कराची के अंदर और मुख्तलिफ जगहों पे सोडा मशीन्स हैं, लेकिन वो मैनुअली ऑपरेट हो रही होती हैं बेसिकली। तो हमने बोला कि हम ऐसी चीज़ डेवलप करते हैं जिसमें टेक्नोलॉजी का यूज़ हो सके, और हम सुस्त भी रहें, बिल्कुल हमें चल के भी ना जाना पड़े। हाँ, तो फिर हमने, हमारे दिमाग में ये आइडिया आया और हमने बस बनाना शुरू करी।
तो अल्हम्दुलिल्लाह आज ये एक प्रोटोटाइप के तौर पे बन चुका है। अभी प्रोटोटाइप तो आपने बना लिया है, मशीन भी हम देख रहे हैं और मजीद दिखाएंगे भी, लेकिन सोचा क्या है आगे इसको कहाँ एग्जीक्यूट करेंगे, क्या करेंगे? सरमाया वगैरह भी काफ़ी चाहिए होगा ज़ाहिर है। असल में जी जी सबसे बड़ा जो मसला आता है हमारे यहाँ बच्चों को पाकिस्तान में स्पेशली वो फाइनेंस का आता है। अब आपने अक्सर देखा होगा यूनिवर्सिटीज़ में प्रोजेक्ट वगैरह बन जाते हैं और प्रोजेक्ट बनकर बस यूनिवर्सिटी में सबमिट हो जाते हैं, वो कभी प्रोडक्ट बनते नहीं है। अक्सर हम लोग यही बात करते हैं। तो अब सबसे बड़ा प्रॉब्लम है फाइनेंस का। इंशाल्लाह हमने ये बनाई है, अपने दम पे बनाई है। अगर कोई फाइनेंस हमें मिल जाता है, कोई स्पॉन्सर कोई कंपनी हमें मिल जाती है। बिफोर मूविंग फॉरवर्ड हम बस अभी चाहेंगे कि आप हमें थोड़ा सा एक मूव फॉरवर्ड ही कर रहे हैं। मैं कहते हैं आप उठ के चले जाएं, आपको थोड़ा बहुत अपनी सुस्ती, अपनी हरकतें छोड़ें। इतना कमाल उन्होंने मशीन बनाई, डेमो तो देना जरा उसका, ताकि लोगों को समझ आए हम लोग बात क्या कर रहे हैं। हाँ जी, इधर से आ जाएं, जहाँ मर्जी से चले जाएं, जहाँ से मैं आना चाहूँगा। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। अच्छा चलें जी, आ जाएं। मास्क कैसे करेंगे इसको? उठने की जरूरत ही नहीं है, चेक करें यार। बेइज्जती वापस मैंने किया। आप देख रहे हैं पाकिस्तान का सबसे बड़ा मॉर्निंग शो और मैं हूँ अशफाक के साथ। बाकी सबको इग्नोर करें और मशीन को साथ बैठे। मास्क इनको आप दें, ऑरेंज जूस इनका जरा दिमाग ठिकाने पे लगाना है। अच्छा देखो, ग्लास को अपनी जगह पे रखना है, ये नहीं कि वो ऑटोमेटिकली अपनी जगह पे आ जाए। जी जी ठीक है जी, चलें जी। हाँ जी। अच्छा तो आप उनको लाल शरबत निकाल दे। क्या बात है जी। अच्छा ये है जी, ये है जी लाल शरबत, ये लाल शरबत ही है। अच्छा नहीं, ओके इट्स ओके ओके ओके, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा क्या बात है। देखिए जी, मैं कोई बटन नहीं दबा रहा, या इसको दो रहा। अच्छा इसको एक सेकंड, ग्लास को मैं थोड़ा सा भी करते। मेहमान आए हैं, आप पियेंगे? मेहमान आए हैं बिल्कुल। कहाँ है? चलें जी, थोड़ा सा और डाल दें इस वाले में। ये कौन सा है? अनार का है ये? अनार का है। ओके, आपने नहीं एप्पल जूस रखा? चलें जी, एप्पल जूस तो पिछले बड़ा फैशन में पेन था। चलें मदिया, आपके लिए मैं ओहो ये लेके आ रहा हूँ। इतनी मेहनत और मुशक्कत। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। मैं आपके सामने पीऊंगी भी और आप देखेंगे कि मैं यहाँ बैठी रहूंगी, इसमें कोई ऐसा मसला नहीं है। पिए पिए पिए। ओहो ये क्या घर से बना है या फिर ये आप लोगों ने सही डब्बों वाला जूस पिलाया? आपने बताया नहीं, ये रेड ग्रेप्स का जूस है बेसिकली। अच्छा रेड ग्रेप्स का, अच्छा अनार का नहीं था, माजरत, मैंने गलत मार्केटिंग की उसकी। मैंने कोई बात नहीं, मैं भी गलत, हम पी लिया, समझ आ गई। अच्छा तो मुझे बताएं कि ये फिर कितने अरसे में आपका प्रोजेक्ट जो है कंप्लीट हुआ और कैसे शुरू किया? ठीक है, बेसिकली हमें तकरीबन इसको बनाने में 4 मंथ्स लगे, 3 to 4 मंथ्स। असल में शुरू में बिल्कुल भी हमें कोई आइडिया नहीं था कि किस तरह डेवलप होगा, क्योंकि हमारा इंटरनेट ऑफ थिंग्स जो है सब्जेक्ट था। तो हमने कहा चले हम बनाना शुरू करते हैं। स्टार्ट सोच रहा हूं यहाँ पर बैठ के, और शुरू में तो बहुत मुश्किल भी हुई थी, हमें कुछ समझ नहीं आ रहा। अच्छा पीछे बंदा बैठा है, मतलब सत्ती को इतना शो में जूस पीने का बढ़ गया, वो बेचारे मदिया ने पी लिया, मुझे तसल्ली हो गई है। मास मेरे ख्याल से आप इनके साथ जाके आगे बैठ जाए, अगर मेरे ख्याल से जिप जो है उनको कैच करेगी नीचे बैठी। पी लिया आपने, सुकून मिला आपको? यार मजेदार है वैसे, जूस अच्छा है। और अच्छा, कितनी सुस्ती आपने क्योंकि आप तो देखिए टीचर हैं, आप जरा मेंटालिटी को समझते हैं। इस आदमी ने टाइम लिया पूरे की मदिया 15 सेकंड में फड़की तो नहीं है, उसके बाद मदिया को कुछ ना हो तो फिर उसके बाद मैं ट्राई करूं। अच्छा सॉरी प्लीज बच्चे अपनी बात कंटिन्यू करो। तो सर ने हमें मतलब गाइड करना शुरू किया, और स्टार्टिंग में तो ये था, जाहिर सी बात है जब आप कुछ बनाने लग जाते हैं, हमारा स्टार्टिंग से ही मोटिव था हम ऐसी चीज़ डेवलप करेंगे जो हम मार्केट में ला सकें, उसको प्रोडक्ट बना सकें। अच्छा क्योंकि यूनिवर्सिटी लेवल पे आपने अभी सर ने जैसे बताया कि प्रोजेक्ट्स बन रहे होते हैं, लेकिन वो प्रोडक्ट नहीं बन पा रहे होते हैं, आ नहीं पा रहे होते हैं। लेकिन हमारी इंशाल्लाह ये कोशिश है, अभी हमने प्रोटोटाइप बनाया है, इसमें मजीद एनहेंसमेंट करके हम इसको इंशाल्लाह मार्केट में लेंगे। तो फंड्स आप किससे आप चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट किस लेवल पे आपको सपोर्ट करे? कोई इदारे ऐसे मौजूद हैं जो इस तरह से इसको प्रमोट करते हैं, ये कर सकते हैं? जी बिल्कुल ऐसा ही है। इसमें यह है कि हम कोशिश कर रहे हैं हर जगह, जब जहाँ भी जाते हैं बात यही की जाती है कि हम कोशिश करें कि हमें स्पॉन्सरशिप वगैरह मिले, कोई कंपनी हमें अप्रोच करे तो हम उनको आइडिया पेश करेंगे कि हम इसको इसमें क्या क्या चीज़ें मजीद कर सकें। तो टीचर साहब आपको लगता था आपके स्टूडेंट्स इतना मज़ेदार एक चीज़ बना लेंगे? सबसे पहले बच्चों की मोटिवेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है इन सब चीज़ों के लिए, कि वो विलिंग हो काम करने के लिए। और कुछ ऐसी चीज़ बनानी थी कि जो हम बाहर लेके जा सकें, कुछ ऐसी अनहोनी ना हो जाए कि वो मार्केट कैप्चर ना कर पाएँ हम लोग। तो सर्वे करवाने का बोला कि आप मार्केट में निकलें और देखें कि किस चीज़ की आवाम को ज़रूरत है और वो सस्ती भी हो। जैसे आपने देखा अभी लॉकडाउन लगा था, पैंडेमिक था, लोगों ने बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया, कंपनीज लॉस में हुई, जॉब चली गई बहुत सारों की। अब अपना बिजनेस जिन्होंने स्टार्टअप करना है वो 5 से 8 लाख रुपए की मशीन, 10 लाख की मशीन, 4 लाख की मशीन नहीं खरीद सकते हैं। तो बस ये उसके मुकाबले में अच्छा जबरदस्त, लोगों की वो जो पाइप डाल के लोगों की टैंकियों में से पानी मुंह के जरिए चूस के चोरी करने का आइडिया होता था ना,
उसके भी काम आ सकती है। शुक्र है आपका स्टूडेंट नहीं, मुझे दिल से खुशी हो सारे रही है। evil ideas थैंक मुझे यू सो मच। अपने बाकी भी जो आपके क्लास से है जिन्होंने इतने मजे के एक एक्सपेरिमेंट किया है उनको मुबारकबाद दीजिएगा, और आपको बहुत मुबारक दीजिए, आपके स्टूडेंट्स इतने जबरदस्त मजे के। और ये देखिए जनाब, कुछ नहीं हुआ, मैंने जूस आराम से पिया, एक घूंट उससे पिया ज़्यादा था अच्छा सिर्फ। गुड, ब्रेक लेते हैं। जी जनाब, तो वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ जनाब, क्योंकि अभी मेरे बड़े फेवरेट गेस्ट हमारे स्टूडियोज में मौजूद हैं, और बड़े अरसे से हम कोशिश कर रहे थे कि कराची आए और हम उनको यूं दबोच लें और अपने सेट पे लाके बिठा दें। और इतना, वैसे ये बैंड है और म्यूजिकल बैंड है, जो इनमें गिटारिस्ट है, मुझे लगता है वो मेरे मेके के, क्योंकि मैं एक पहले मॉर्निंग शो करती थी लाहौर में, तो वो मेरे शो में बहुत बार आते थे। अच्छा, उनके साथ था, मैं मौके से फायदा उठाती थी। मैं ब्रेक में इनके साथ गाना भी गा लेती थी, अपना शौक भी पूरा कर लेती थी। और किसी हद तक सुरीली हैं हमारी बतिया, हाँ, इसमें अच्छा, कोई शक नहीं है। और फिर उन्होंने कहा जी, उन्होंने इतने पता नहीं कि कैसे हम सिंगर सुन लिए, तो उन्होंने कहा नहीं अल्लाह मियां, मुझे मेरी जिंदगी में मुझे सुरीली बंदी चाहिए। तो सुरीली बंदी जिनको पहली नजर आई, उन्होंने उसी को देख के झट मंगनी पट ब्याह कर ली, और वो इतनी प्यारी सिंगर इकरा भी हमारे साथ हैं और गिटारिस्ट फराज भी हमारे साथ। तो चलें जी, स्टूडियोज में आ चुके हैं हमारे साथ। तो सबसे पहले बताइए, वेलकम टू बाखबर सवेरा, और खासतौर पर कराची में आपका खुश आमदेद। आई होप कि यहाँ की सड़कें और इंफ्रास्ट्रक्चर आपको समझ आया होगा। तो ये बताएं कि कैसे ये मतलब हम ख्याल कैसे बने, ये दोस्ती कैसे हुई, ये हम सफ़र बनने का चुनने का ख्याल कैसे असल में मतलब हम दोनों N6 से पास आउट हैं, मैं म्यूजिकोलॉजिस्ट हूँ, ये फाइन आर्टिस्ट हैं। तो पहली मुलाकात इस तरह हुई कि मैं 1 साल सीनियर था, ये 1 साल जूनियर थी। इनका पहला दिन था, इनको मैंने कहा ओए फर्स्ट ईयर, रैगिंग बैग पहना हुआ, रैगिंग के दौरान मेरी मुलाकात हुई है। फराज वैसे तो तुम शो पे आते थे, तुम्हें तो इतने मासूम लगते थे, चेक करो रैगिंग कर रहे थे ये चेक करो जी। अच्छा, तो फिर जी बस उसके दौरान इन्होंने मैं कहा कुछ सुनाओ, इन्होंने मुझे ऐसा सुनाया, खरी ऐसा सुनाया अच्छा सुरों में सुनाया, बिल्कुल। फिर उसके बाद कहते हैं वैसे तो मैं फर्स्ट ईयर के साथ गिटार नहीं बजाता, अगर तुम गाओगी तो मैं बजा लूंगा। क्या बात है। सदके यू विल नेवर बिलीव, बल्कि यू विल बिलीव कि वो दिन है और आज का दिन है, अभी तक गिटार बजा। पहले से पक्की मोटी डोरी वाली लाइन उन्होंने मारी है। और मजे की बात ये कि जिस दिनों में हमने स्टार्ट हुआ करना है, मतलब दोनों, तो आपकी वीडियो थी मेरे साथ एक, तो मैं इकरा को दिखा रहा था, मैं कहा यार देखो ये जिस तरह गा रही है ना, इस तरह हमने गिटार के साथ गाना है। आपकी वीडियो मेरी वीडियो थी, मेरा इनके कबल में मेरा भी हाथ है ये। तो वैसे फिर क्या सुनाया था इकरा, पहला गाना कौन सा साथ में जो गाया था, प्लीज मैं हम चाहते हैं हमारे श्योर चलें व्यूअर्स में सुने। जो सर मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, जो सर मांगो तो बेज़र हूँ, जो सर मांगो तो हाजिर हूँ, मुख मोड़ो तो काफिर हूँ, मुख मोड़ो खुदा जाने। अरे लोगों तुम्हारा क्या मैं जानूं, मेरा खुदा जाने, मैं जानूं, मेरा खुदा जाने। एनर्जी माशाल्लाह माशाल्लाह। लेकिन ये बताएं मुझे कि ये फाइन आर्ट से गुलकारी वाओ कैसे? बस ये तोहफा है खुदा का। क्या मतलब नहीं बता, ये अता है वाकई, ये अता है, क्योंकि जिस तरह से सूफी कलाम इकरा जिस तरह से पढ़ती हैं और आंखों में मोहब्बत भी रहती है, क्योंकि इस सूफी कलाम गाने के लिए वो अंदर से फील करना, वो एहतराम बहुत जरूरी है। जो कलाम जो गाया आबदा जी ने, उसके बाद उसका हक अदा करना उसी तरीके से कमाल है। अच्छा मैं भाई अब क्या करें, हमारी पीछे टीम भी कह रही कि एक और हो जाए, एक और हो जाए,
एक और हो जाए, बातें करने का टाइम कम मिलता है, लेकिन जब ये होते तो हम उनको ईद के शो में भी आए थे, तब भी हमने इनको ईद में भी कहा था ईद भी है, पर हमें सुनाए भी। चले हम जैसे आपदा जी का मैंने किया, अब द ग्रेट लेजेंड नुसरत फतेह अली खान साहब, क्या बात है, जीती रहो इकरा, जीती रहो। और ये स्पेशल इस प्रोग्राम के लिए। वाह जी वाह, थैंक यू, डेडिकेटेड टू अस। जाने खुदा मेहरमा तेरे सिवा कौन मेरा, कदी ना होवी जुदा तोड़ी ना साथ मेरा, जानिया सिख कदे दुख सुख पालना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना, तेरे बिन नहीं लगदा दिल मेरा ढोलना। ओ पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गया कई बरसाता, ओ पुछ काले बदला तो सीने विच अग लाके लंघ गया कई बरसाता।